कोविड में भी। आओ बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का। सबसे पहले आता है, पढ़ाओ क्या? पहली बार चारू बोली, उसकी बात नहीं मान सकता, पढ़ाना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में पहला इंपॉर्टेंट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसलिए पूछ रहा था मैं कि अगर मैं चैप्टर पढ़ा देता तब तुम्हें इंपॉर्टेंस ज़्यादा अच्छे समझ में आते, है ना? तो मैं एक काम करो, चारों की बात मान ही लेता हूँ, छोड़ो नहीं पढ़ते। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंस जब पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हें बोलेगा इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो डिलीगेशन करता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तुम बोलोगे डिलीगेशन क्या है ये, तो हमें पता तो होना चाहिए ना, फिर अपन इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। चलो अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे हैं? पीटेगा मेरे हाथ से। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? अपनी बॉडी स्ट्रक्चर है जैसे, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का भी स्ट्रक्चर होता है। अब वो स्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं हमें कैसे बनाना है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रहकर हमें मैनेजरियल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? एक फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क होता है, एक ढांचा होता है, ठीक है, जिसके अंदर रहकर हमें, जिस फ्रेमवर्क के अंदर रहकर, जिस दायरे के अंदर रहकर, उस दायरे के अंदर के ही काम करने होते हैं हमें। जैसे आज मान लो परचेज, प्रोडक्शन, सेल, 3 डिपार्टमेंट बनाए, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट है? 3 डिपार्टमेंट से बना हुआ है पूरा ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? 3 डिपार्टमेंट से पूरा क्या बना है? ऑर्गेनाइजेशन बना है। समझ रहे हो बात? तो अब फ्रेमवर्क है। अब जो फ्रेमवर्क बोला ना, फ्रेमवर्क है, उसके बाद क्या बोला? विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, जिसके अंदर रहकर ही टास्क परफॉर्म करने अपन को। यानी परचेज के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट में, वो क्या करेंगे? प्रोडक्शन भी कर लेंगे, हाँ, सेल करने भी चले जाएंगे? नहीं, सिर्फ परचेज का काम करेंगे। विद इन विच, जिसके अंदर रहकर, जिस फ्रेमवर्क के अंदर रहकर ही सारे काम करने। अब समझ गए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर रहकर ही सारे काम करने हैं। विद इन विच, जिसके अंदर मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। द नीड फॉर एन एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फेल्ड बाय एन एंटरप्राइज व्हेनेवर इट ग्रो इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है ना, तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है बंदे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? बेटा तुम किसी भी शॉप वॉप पे जाना, अपने पापा की कोई शॉप वॉप होगी, ठीक है, मान लो या तो पापा संभाल रहे होंगे या एक आध लड़के रखा रखे होंगे काम करने के लिए। क्या अपने पापा ने डिपार्टमेंट बना रखा है? परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट के लोग ही परचेज करने जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम बड़े बड़े मॉल वगैरह देखोगे, बिग बाज़ार, बेस्ट प्राइस वगैरह, डी मार्ट वगैरह, वह ऐसे होता है कि परचेज डिपार्टमेंट है वही परचेज करता है, सेल डिपार्टमेंट वाले सेल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाले सब कंट्रोल करते हैं। हमारे पापा सभी कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पापा ही फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट भी वही है, सेल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट ही वही है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब बढ़ेगा तब थोड़ी पापा सब संभाल लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। मैकडी बढ़ा, डोमिनोज बढ़ता गया, तो ऐसा थोड़ी डोमिनोज में जितनी भी सिटी में एक ही बंदा जाके पूरी सिटी घूम घूम के काम करता है। थोड़े दिन के लिए कोटा आया तो यहाँ बना कर देगा पिज़्ज़ा वगैरह सबको, फिर दूसरी जगह जाएगा, नहीं ना। हमने पूरे डिपार्टमेंट बनाए ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। समझ में आई बात? अब क्या बोलता है? एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कोऑर्डिनेशन बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू एन इमरजेंस ऑफ न्यू फंक्शन। बताइए, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है जब ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो करता है। चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे ये, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन होता है पूरा एक स्ट्रक्चर बनाने से, ठीक, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं पूरे। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं वो पढ़ने से पहले अपन एक टॉपिक समझ लेते हैं। एक टॉपिक के बीच में छोटा सा टॉपिक आया है, उसका नाम है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। क्या है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कैपेसिटी। क्या नाम है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे बना? हमने कैसा बनाया? अभी एक 3 डिपार्टमेंट वाला, परचेज, प्रोडक्शन, सेल, ऐसा बनाया ना, ठीक है। बच्चों ये थोड़ा छोटा भी हो सकता है, ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। मेरी बात सुनो,
हमारे पापा की जो दुकान है वो ऐसे कोई डिपार्टमेंट नहीं है, वही सब कुछ है, ठीक है, या ऐसे समझ लो एक ही डिपार्टमेंट है पूरा, पापा, ठीक। अब जब काम बहुत बढ़ता जा रहा है तो क्या पापा अकेले कर लेंगे काम? फिर क्या बनाना पड़ेगा? डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो क्यों बनाना पड़ रहा है डिपार्टमेंट? पापा क्यों नहीं संभाल रहे अकेले? उनके बस के नहीं है। कैपेसिटी जो होती है ना मैनेजमेंट की, तुम कितने को मैनेज कर पाते हो, वो डिसाइड करता है स्ट्रक्चर का शेप कैसा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, या कम होगा, ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा साइज हो, अपना ऑर्गेनाइजेशन का शेप छोटा हो, ठीक है। शेप कौन डिसाइड करेगा? स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कैपेसिटी। ज़्यादा लोगों को मैनेज कर पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है, तब मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो छोटा होगा। कम लोगों को कंट्रोल कर पा रहे हो तो स्ट्रक्चर बड़ा होगा। समझ गए? अब स्पेन ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है। क्या मतलब है स्पेन ऑफ मैनेजमेंट का? स्पेन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। एक सुपीरियर कितने लोगों को संभाल सकता है, उसे बोलते हैं स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। समझ गए? एक सुपीरियर कितने लोगों को संभाल सकता है उसे बोलते हैं स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे एक है सेल मैनेजर, एक है सेल मैनेजर, इसके अंदर 4 सेल एजेंट हैं। ये 4 सेल एजेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है और हमें काम के लिए और सेल एजेंट चाहिए, तो मैं और सेल एजेंट लेकर आया, 4 और लेकर आया, 5, 6, 7, 8, ये सब सेल एजेंट है। अब ये बोल रहा है भाई ये 8 लोग नहीं समझ रहे मेरे से। अभी स्ट्रक्चर ऐसा है बच्चों, ये सेल मैनेजर, इसके अंडर में 8 लोग, ऐसा स्ट्रक्चर है अभी। अब ये ऐसे बोलेगा ना मुझसे नहीं संभल रहा, ठीक है, मैं इन सबऑर्डिनेट को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, 8 को कैसे संभालूँ, कैसे पूछूँ इनसे, ठीक है। बच्चों अगर मैं एक ही बच्चे को पढ़ाऊँ, ठीक है, मान लो अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, वो बच्चा आया, क्वेश्चन कर किए, मैंने उसको होमवर्क दिया, वो जब दूसरे दिन आएगा तो मैं पूछूंगा होमवर्क करके आया बता मुझे, है ना, ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ 100 बच्चों को, 200 बच्चों को, मैं ऐसे बोलूँगा होमवर्क करके आया बताओ मुझे, तुम सारे रजिस्टर खोल के बैठ भी गए अगर, तो क्या 200 बच्चों के 300 बच्चों के रजिस्टर चेक करूँगा जा करके? नहीं ना। 26 करते हैं क्या एक बच्चे के? रोज़ डेली? रोज़ नहीं करना, रोज़ नहीं करते, हाँ 2 दिन या 3 दिन में कर लेते, ठीक है। अब कोई नहीं आया, मान लो किसी की छुट्टी हो गई और बताया भी नहीं, तो ऐसे तो है ही नहीं, घर पे फ़ोन पहुंच गया सेम डे ही, वो तो याद आ गया तो पहुंच गया, नहीं तो नहीं। अब वो एक बंदे को मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं आया तो घर पे फ़ोन कर दूंगा आपका लड़का आया क्यों नहीं, वेट कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ रह गया वो? घर वाले बोले घर से तो निकल गया ट्यूशन के लिए, ठीक है, मैं कहा अभी तक नहीं आया, तो पता चल जाएगा। अभी मैं इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता नहीं अभी कौन नहीं आया, मुझे नाम देखना पड़ेगा, अटेंडेंस देखनी पड़ेगी, तब मुझे पता पड़ेगा भाई ये नहीं आया, इसको फ़ोन करना है। एक बच्चे में करूँगा ना फ़ोन, वेट कर रहा होगा उसका तो मैं, ठीक है। यहाँ पर तुम में से कोई एक बच्चा नहीं आया, उसका वेट थोड़ी करूँगा मैं, आने तो रुक जाओ सारे वेट करते, समझ रहे हो बात को, ठीक। तो ज़्यादा बच्चों को कंट्रोल करना थोड़ा दिक्कत वाला होता है, इसको 8 लोगों को कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है, तो इसने याद है क्या किया, इसने बनाया 2 हेड जो पुराने लोग थे। तो अब ऐसा हो गया हमारा स्पेन, सेल मैनेजर, इसके अंडर में 2 लोग रखे इसने, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को रखा। अब इसके अंडर में रहेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ऐसा बन गया स्पेन, मतलब ऐसा बन गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना? ड्यू टू स्पेन ऑफ मैनेजमेंट की कैपेसिटी की वजह से बना। समझ गए स्पेन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? अब देखो बच्चों ध्यान से, तो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी मैनेज बाय अ सुपीरियर। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। सुपीरियर कितने लोगों को अच्छे से मैनेज कर पाता है उसे स्पेन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, और उसके हिसाब से ही क्या बनता है? स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है उसके हिसाब से, ठीक है।
A proper organizational structure is essential to ensure a smooth flow of communication and better control over the operation of a business enterprise. दो चीज़ बोली है, एक तो स्मूथ कम्युनिकेशन और एक बेटर कंट्रोल। अगर अच्छे से कंट्रोल करना हो तो स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। कम्युनिकेशन बेटर बनाना हो, कंट्रोल इफेक्टिव बनाना हो, ठीक है, तो स्ट्रक्चर अच्छे से डिज़ाइन करो, अच्छे से बनाओ। ठीक, अब स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, फंक्शनल और एक डिविजनल। बच्चों फंक्शनल मतलब फंक्शन के हिसाब से बनाना, ठीक, और डिविजनल मतलब एरिया के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से बनाना। तो प्रोडक्ट के हिसाब से बनाओगे तो डिविजनल, ठीक है, और फंक्शन के हिसाब से बनाओगे तो फंक्शनल। ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर अंडर मेजर फंक्शन। सिमिलर नेचर के जो काम है, ठीक है, उसे मेजर फंक्शन में ग्रुप करना। समझे क्या बोला? सिमिलर नेचर के काम को मेजर फंक्शन में ग्रुप करना। यानी एक बंदा प्राइस पूछ के आता है, एक बंदा क्वालिटी चेक करता है माल की, ठीक है, और एक उसकी प्राइस पूछ कर आता है, और एक बंदा परचेस का काम करता है, ऑर्डर वगैरह देता है, और एक टाइम देखता है माल कब आया कब नहीं आया। तो इस सारे काम को मैं परचेस डिपार्टमेंट के अंदर रखूँगा, ठीक है। तो परचेस हुआ एक मेजर फंक्शन, ठीक। तो जो भी सिमिलर जॉब थी, सिमिलर नेचर की जॉब थी, ठीक, तो उसको क्या बना दिया, एक मेजर फंक्शन, परचेस नाम दे दिया उसको। अब सपोज करो एक बंदा एडवर्टीजमेंट का काम देखता है, एक बंदा ऑर्डर लेकर आता है, एक बंदा पूरा हिसाब रखता है, ठीक है। तो ये लोग सारे सेल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको रख दूंगा सेल डिपार्टमेंट के अंदर। ऑर्डर लेने वाले को, माल को डिलीवरी देने वाले को, इन सबको किस में रखूंगा, सेल डिपार्टमेंट में। तो सेल हो गया मेजर फंक्शन। तो जॉब को ग्रुप करना जो सिमिलर नेचर की है, किसमें, मेजर फंक्शन में, एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। और सेपरेट डिपार्टमेंट की तरह ऑर्गेनाइज करना, शो करना उसको, वो कहलाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ गए बच्चे फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस डिपार्टमेंट में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शन। अब तो इसको अलग अलग सेक्शन में बांटना चाहो तो बांट सकते हो, ठीक है। यानी कि प्रोडक्शन अलग अलग चीज़ का हो रहा हो तो अलग अलग सेक्शन बना दो, परचेस अलग अलग चीज़ कर रहे हो तो उसका अलग अलग सेक्शन बना दो, वो तुम कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, R&D, परचेसिंग, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स तो बता ही दिया, आया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, ठीक है। HR डिपार्टमेंट सारे वर्करों को लाने का, रिक्रूट करने का, ठीक है, और वर्कर कोई छोड़ के चला गया तो वो वैकेंसी फिल करने का, इन सारा काम कौन देखेंगे, HR डिपार्टमेंट, ठीक है। फिक्स करने का, सैलरी वगैरह, वेजेस वगैरह कितना देना है, किसका प्रमोशन करना है, किसका प्रमोशन ना करे, ठीक है, किसको इंसेंटिव देना है, किसको इंसेंटिव ना दे, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसे मोटिवेट करना है, सब कौन देखेगा, HR डिपार्टमेंट, ठीक है। फाइनेंस का सारा काम कौन देखेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। फायदे नुकसान बढ़ते हैं, करे कार्यक्रम स्टार्ट। बच्चों मेरी बात सुनो, हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर रहकर सारे टास्क परफॉर्म करने, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, फंक्शन के हिसाब से बनाए जाते हैं और प्रोडक्ट के हिसाब से बनाए जाते हैं, यानी कि फंक्शनल और डिविजनल, समझ गए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर रहकर सारे काम करने होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक फंक्शनल और एक डिविजनल। फिर एक टॉपिक पढ़ा था छोटा सा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, अभी इसको साइड में करो, यानी कि मैनेजमेंट की कैपेसिटी, जिसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है पूरा। चलो वापस, स्ट्रक्चर समझ गए कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक फंक्शनल और एक डिविजनल। सुना सारे बच्चों ने, ठीक है। बोलने की आदत डालो, कोई मुंह में हीरे मोती नहीं है जो गिर जाएंगे, ठीक है। बोला करो साथ साथ, ताकि होश में रहोगे, नींद नहीं आएगी इससे, नहीं तो सो जाओगे मस्त आराम से, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्ड इसलिए करते हैं अपन, किसी को नींद ना आ रही हो, गोलियाँ भी फेल हो जाए, वीडियो फेल नहीं होगी हमारी, ठीक है। गोली दवाई फेल हो सकती है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। रात को नींद ना आ रही हो, सोने को बहुत मन कर रहा हो, वीडियो स्टार्ट कर लेना, थोड़ी देर बाद ऐसी प्यारी नींद आएगी, ठीक है। मैं भी यही करता हूँ, और गारंटीड है 100% क्योर, ठीक है। 100%, 1% भी चांस नहीं मेरी वीडियो फेल हो जाए। आओ बच्चों, नहीं कोई सी भी वीडियो, 26 नहीं कहते, 26 में से नहीं आएगी फिर नहीं।
हाँ 26 को देख के तुम ऐसे होश में आ जाओगे, तरोताज़ा हो जाओगे। ठीक है, मेरी वीडियो देख देख के बीच में उनकी वीडियो स्टार्ट कर दिया करो तुम। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, नहीं सबकी वीडियो से फंक्शनल और डिविजनल। बच्चों मेरी बात सुन लो, फंक्शनल है और डिविजनल है, फंक्शन के हिसाब से फंक्शनल और प्रोडक्ट के हिसाब से डिविजनल बना दिया स्ट्रक्चर। अब ध्यान से सुनना, दोनों के फायदे नुकसान पड़ेंगे। फंक्शनल के फायदे नुकसान क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, 6 और 4 10 पॉइंट यहाँ पड़ेंगे। फिर डिविजनल में आएंगे 4 और 3 7 पॉइंट यहाँ पड़ेंगे, 17 पॉइंट। बच्चों 17 पॉइंट ये याद करने। ठीक है, 17 पॉइंट ये, 4 पॉइंट ऊपर गए, 7 पॉइंट इंपॉर्टेंस के है। ठीक है, उसके बाद भी कहानी का ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, 5 ये 10 3 ये, वो भी एक ही यूनिट का। एडवांटेज भी देता है, लिमिटेशन भी देता है, और साथ में फीचर्स भी देता है। बताओ, मार डाला, ये मारते रियल में तो। ठीक है, कितने हो गए बच्चों, 5 और 5 10 और 3 13 यहाँ हो गए। उसके बाद फिर 6 फिर 4 फिर 3। डरा नहीं रहा, एक बात बता रहा हूँ, एक बात ये बता रहा हूँ कि पॉइंट्स की दुकान है बच्चों, ये भर भर के पॉइंट्स है। ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें ये चैप्टर। तो मेरी बात सुनना बच्चों, ये पॉइंट्स की दुकान है। यहाँ पर ट्रिक्स बताऊंगा अच्छी अच्छी शानदार, 1 नंबर। फॉलो करना और रिवीजन करना, ऐसे याद होगा, ऐसे समझ गए। गारंटी है मेरी, याद ना हो तो मेरा नाम देनी नहीं और पूरी फीस वापस लेकर जाना तुम लोग। चलो करो भी स्टार्ट। सारे पॉइंट्स याद होंगे, कितने 40-50 जो भी पॉइंट है, 40-50 जितने भी है सब। ठीक है, आ जाओ। पहले अपन समझ ले, फिर आराम से याद करेंगे बाद में बैठ कर। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, सॉरी मुझे पता है प्रोडक्ट पढ़ते ही आगे समझ में मुझे, क्योंकि वहाँ फंक्शनल मिलेगा तुम्हें। बच्चों फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाओगे तो तुम्हें मिलेगा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। समझ लो बच्चों मेरी बात ध्यान से। एक काम को बार बार कोई पर्सन करता है तो उस काम को करने में वो अच्छे से सीख जाता है, उस काम को परफेक्शन आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। ठीक है, तो अगर फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाओगे, तो अगर मान लो मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूँ तो मेरा काम प्रोडक्शन करना है, तो मैं प्रोडक्शन में थोड़े टाइम बाद क्या बन जाऊँगा, एक्सपर्ट बन जाऊँगा, प्रोफेशनल बन जाऊँगा। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे अंदर, स्पेशलाइजेशन। एक ही काम को बार बार रिपीट करूँगा। मुझे ऐसे बोल दिया जाए पूरे साल मुझे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर ही पढ़ाना है, 2-3 बार में तो ऐसा हो जाएगा कि मैं मस्त आराम से यहाँ बैठ जाऊँगा। ठीक है, इसको तो देखूंगा भी नहीं क्या लिखा है यहाँ पर, बस फिर शुरू हो जाऊँगा। प्रवचन चलते हैं ना, ऐसे बैठ जाऊँगा बस में, उसके बाद तो धरा। समझ गए क्या चीज़ बच्चों, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बोलते हैं इसको। फंक्शन के हिसाब से काम करोगे तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलेगा, ये पहला फायदा। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन इज एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। टिक लगा लेना, एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। एम्प्लॉय परफॉर्म सिमिलर टास्क विद डिपार्टमेंट आर एबल टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय एक ही जैसा काम बार बार करते रहते बार बार एक ही जैसा काम। क्योंकि मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो प्रोडक्शन ही करूंगा बार बार, मैं परचेज सेल पे ध्यान नहीं दूंगा, और नई नई आइडिया आते रहेंगे हर बार जब करूंगा तो हर बार नए आइडिया आएंगे। ठीक है बच्चों, एक चैप्टर को हम दूसरी बार पढ़ लेते तो बहुत कुछ और जानने को मिलता है जो पहली बार में नहीं पता चला था अपन को। एक क्वेश्चन को 2-3 बार रीड कर लेता तो कुछ और नॉलेज मिलती है उससे, जो पहली बार में नहीं मिली थी। ठीक है, तो एक ही काम को बार बार करूंगा तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, परफेक्शन आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आओ पहले पढ़ लेते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बेटर रहेगा, अच्छे से रहेगा। क्यों कंट्रोल अच्छा रहेगा बच्चों, अगर फंक्शन के हिसाब से काम होगा, मैं परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ तो मैं आराम से कंट्रोल कर पाऊंगा, मुझे पता रहेगा कौन कहाँ पर कुछ कमी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे लोग परचेज का काम कर रहे हैं और उसकी नॉलेज मुझे है, तभी तो मैं मैनेजर हूँ, परचेज मैनेजर, तो मैं आराम से कंट्रोल कर पाऊंगा। ठीक है, आज साइंस का बच्चा कुछ कर रहा है, मान लो वो एक क्वेश्चन कर रहा है पूरे दिन में या 2 दिन में एक किया। मैंने कहा भाई 2 दिन में एक क्वेश्चन क्यों किया, मैं तो कॉमर्स का बंदा हूँ, मुझे पता नहीं कुछ भी। उसने कहा हमारे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट होते हैं, आपको पता नहीं होगा, आप कॉमर्स के हो। तो मैं बोलूँ अच्छा ऐसे ही है क्या, 1-2 दिन में एक ही होते हैं कि हाँ ऐसे 2 दिन में एक ही होते हैं, पूरे दिन लगना पड़ता है, समझना पड़ता है। मैं कहा अच्छा ठीक है, मुझे पता ही नहीं कुछ, माऊ बना दिया मुझे। ठीक है,
ऐसे बच्चे करते हैं जो वो उससे मम्मी पापा पूछते हैं ना बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उनको माऊ बना देते हैं। ठीक है, बहुत से बार फोकट काम कर रहे होते, बोला स्कूल का होमवर्क है प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं उसको। ठीक है, मोबाइल लेके मोबाइल चला रहे हैं, मम्मी को बोलते लेक्चर सुन रहा हूँ, वो अभी वो कर रहा हूँ उसके अंदर लेक्चर वेक्चर चल रहा है पूरा मेरा। ठीक, ऐसा करके सीरीज वीरीज सब देख लेते हो लेक्चर के नाम पे। ठीक, तो जब सामने वाले को पता ही नहीं है कि यार ये जो कर रहा है वो सही है गलत है, तो कैसे कंट्रोल करोगे? कंट्रोल करने के लिए नॉलेज भी तो होनी चाहिए, नहीं तो माऊ बना देगा बच्चा। आओ बच्चों, इट प्रोमोट्स कंट्रोल डिपार्टमेंट बिकॉज रीजन दिया है ऑफ सिमिलरिटी इन द टास्क बीइंग परफॉर्म। ये रीजन है बच्चों, टास्क सिमिलर है जो भी लोग कर रहे हैं, तो ये पता पड़ जाएगा एक गलत कर रहा है एक सही कर रहा है, क्योंकि सिमिलर टास्क सबको दिया है। ठीक है, और परचेज मैनेजर को उसकी नॉलेज भी है। आई बात समझ में? हाँ, एक और चीज़, बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, अच्छे से कंट्रोल करेंगे। ठीक, यहाँ लिखा है प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, ऊपर बोला है बेटर, नीचे बोला है प्रॉब्लम। कहना क्या चाह रहा है ये? क्या मतलब है? किसी चीज के लिए बोल रहा है ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है, ऐसा? ये कौन सी बात है? कोऑर्डिनेशन के लिए बोला है बेटर भी है, फिर नीचे बोला है प्रॉब्लम भी है। बच्चों ध्यान सुनना, आप दोनों साथ ही पढ़ा देता हूं। इट मे लीड टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट। यहां पर एक कोऑर्डिनेशन में दिक्कत ये आती है कि हम जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हैं जिसका हमारे फंक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो समझने में क्या वो समझ रहा है, क्या लगा उसको देखकर इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन जब उसको मिली तो क्या वो अच्छे समझ पाया, वो कुछ और समझ बैठा। तो ऐसे क्या हो, कोऑर्डिनेशन में बहुत सी बार दिक्कत आती है। हाँ, समझ गए बच्चों? किसकी? हाँ, इनको मैसेज आ गया होगा ना। प्रॉब्लम समझना है कोऑर्डिनेशन में क्यों होता है। एक डिपार्टमेंट, बच्चों मेरी बात सुन लो सारे होश में, इधर इधर इधर, एक डिपार्टमेंट दूसरे को जब इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो बिल्कुल ही अलग होता है, फंक्शनली डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट होता है। वो क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा, उसको क्या लगा इन्फॉर्मेशन देखकर, अपन को पता नहीं है, प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ता है दूसरे डिपार्टमेंट को। तो याद है क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन ईजी होता है, लेकिन दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मना नहीं कर दिया उसने, नहीं होगा कोऑर्डिनेशन, ऐसे मना नहीं किया उसने, बोला दूसरे के साथ थोड़ी दिक्कत आती है। आपस में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सॉरी अपने डिपार्टमेंट के अंदर तो हो जाता है, अपन दूसरे के साथ नहीं कर पाते, थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, प्रॉब्लम आती है। अब एफिशिएंसी, ऑब्वियस बात है, बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना। एक ही काम को बार बार करोगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजर एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीज प्रॉफिट। याद रखना बच्चों, हर पॉइंट में जो हम टिक लगाते हैं वो होता है उसका रीजन, ऐसा क्यों बोला उसने हेडिंग में। ठीक है, कहीं पे कुछ रीजन ही नहीं होता, ये अकेले में ही अपने आप में काफ़ी एफिशिएंसी क्या करेगा, फंक्शनल डिपार्टमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक ही टास्क बंदा बार बार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कुछ बिकॉज करके नहीं लिखा, सीधा लिख दिया इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में लिख दिया इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, खत्म। क्यों बताया नहीं, क्योंकि रीजन पहले दे चुका है ऊपर। ठीक है, एक ही टास्क बार बार परफॉर्म करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है वो। मिनिमम कॉस्ट कम से कम लगती है, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? डुप्लीकेशन नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कोई भी परचेस का काम कर रहा है, कोई भी सेल का काम कर रहा है, सभी कर रहे हैं एक दूसरे का काम। ठीक है, फिक्स कर दिया, यही करेगा सेल का, यही करेगा परचेस का। क्या बोला है? इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। डुप्लीकेशन नहीं है। देखो बच्चों, डुप्लीकेशन कब होता है? अगर प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाए, बोला कि भाई ये कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, ये गारमेंट है, ये फुटवेयर डिपार्टमेंट है। अब जो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, उस कॉस्मेटिक के अंदर क्या करूँगा, परचेस डिपार्टमेंट अलग बनाऊंगा, सेल डिपार्टमेंट अलग बना दिया। फिर गारमेंट के अंदर परचेस डिपार्टमेंट अलग बना दिया, सेल डिपार्टमेंट अलग बना दिया। तो इससे डुप्लीकेशन होता है बच्चों। वहाँ पर भी रुपया देना पड़ रहा है, यहाँ पर भी रुपया देना पड़ रहा है। आई बात समझ में? रुपया वहाँ भी देना पड़ रहा है, रुपया यहाँ भी देना पड़ रहा है। तो याद है क्या करती है बड़ी बड़ी कंपनियाँ? याद है क्या करती है बड़ी बड़ी कंपनी? कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होती है जो
हेड ऑफिस में ही रखती है एक सिंगल, ठीक है, सारे ब्रांच के अलग अलग नहीं होते वो एक ही रखती है, हेड ऑफिस के अंदर एक ही रहता है वो। अभी जैसे मान लो एक स्कूल ओपन हुआ, अब एक और खोला, तो वहाँ भी फीस डिपार्टमेंट बनाया, फीस कलेक्शन करने के लोग अलग है, यहाँ भी फीस कलेक्शन करने के लोग अलग है दोनों जगह, ठीक है। बेटा यहाँ 3 लोग फीस कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ भी 3 लोग फीस कलेक्ट कर रहे हैं, इनकी 3 की सैलरी अलग दूंगा, उनकी अलग दूंगा, डुप्लीकेशन हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है ना। अब अकाउंटेंट की बात करूँ, यहाँ का अलग अकाउंटेंट, वहाँ का अलग अलग, हो गया डुप्लीकेशन। बहुत से लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंट एक ही रखता है, और दोनों ब्रांच के अकाउंट को, दोनों डिपार्टमेंट के अकाउंट को मैनेज करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर, बच गया काम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाओगे तो बच्चों अकाउंट का भी एक ही डिपार्टमेंट रहेगा, फीस कलेक्शन का भी एक ही डिपार्टमेंट रहेगा, दो नहीं होगा, इसीलिए डुप्लीकेशन कम होता है। तो मिनिमम कॉस्ट बोली, समझ गए मिनिमम कॉस्ट क्यों बोली, ठीक है, पक्का। डुप्लीकेशन नहीं होता इसलिए मिनिमम कॉस्ट। फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बनेगा तो एक ही बनेगा, ऐसे नहीं होगा 2 परचेज डिपार्टमेंट। लेकिन वहाँ क्या देखा अपन ने, प्रोडक्शन के उसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कॉस्मेटिक वालों का परचेज सेल अलग डिपार्टमेंट बना दिया, गारमेंट वालों का परचेज सेल अलग डिपार्टमेंट बना दिया, वहाँ भी परचेज यहाँ भी परचेज, फुटवेयर वालों को अलग बना दिया, ठीक है, मेडिसिन वालों का अलग बना दिया। आई बात समझ में क्या बोला, अलग अलग बनाओगे हर जगह, तो ये क्या हो जाएगा, इससे डुप्लीकेशन होगा। और डुप्लीकेशन क्या करता है, कॉस्ट को बढ़ाता है, डुप्लीकेशन बढ़ाता है, कम नहीं करता, ठीक है। डुप्लीकेशन ना हो तो कॉस्ट कम होती है, ठीक। ईज इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना बहुत ईजी होता है, क्यों, क्योंकि एक ही काम की ट्रेनिंग देनी है, थोड़े 10 काम सिखाने हैं उसको। आ जाते अपने पापा के यहाँ बंदा आता है तो उसको बन जाते क्या बोलते हैं, देख ये बेचते ये करते हैं वो करते हैं, देख माल यहाँ से खरीद के लाता हूँ, देख ये कस्टमर को माल बेचता हूँ, देख इसको ऐसे बेचूंगा, इसको ऐसे करूँगा, देख इसका भी ध्यान रखना, देख ये वर्कर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और एक और वर्कर लेकर आऊँगा, इसको भी तुझे संभालना, इतने बजे आना है, ये करना है, वो सब सिखा देंगे उसको, परचेज का, सेल का, कहाँ से माल लाना है, क्या करना है ना, सभी बताएंगे उसको। बहुत मुश्किल पड़ता है, थोड़ा टाइम ट्रेनिंग देनी पड़ती है उसको। बंदा ढंग से काम नहीं कर, उसके भरोसे दुकान छोड़ के आ गया अगर, तो मेरा गर्क हो जाएगा बच्चों। इसीलिए क्या करते हैं, बहुत ट्रेनिंग देने में बहुत टाइम लगता है। जब बंदे को एक ही काम बताना है, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय ईजियर एज फोकस इज ओनली लिमिटेड रेंज तक ही फोकस रहता है, बस एक ही चीज़ सिखाना है, प्रॉपर अटेंशन। स्वाभाविक है, प्रॉपर अटेंशन, एक एक फंक्शन पे प्रॉपर क्या होता है, अटेंशन होता है। जब फंक्शन के हिसाब से ही डिपार्टमेंट बनाओगे तो तुम एक एक फंक्शन पे क्या कर रहे हो, प्रॉपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लो अटेंडेंस चेक करने वाला अलग, होमवर्क चेक करने वाला अलग, और पढ़ाने वाले अलग, तो प्रॉपर अटेंशन होगा ही नहीं होगा हर चीज़ पे, है ना। गायब होके दिखाओ, घर से उठा के लाएंगे। आई बात समझ में। होमवर्क मत करो बच्चों, फिर बताएंगे तुम्हें। अभी तो छुप सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। बहुत सी बात पता नहीं पड़ता, वो तो ज़्यादा ही कर रहा है बंदा, हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है ये पूछने के लिए अब कब आना है वापस, ठीक है, छुट्टी कब दे रहे हो। बहुत सी बार ये बच्चा पूछने आ जाता है, बस उसका पर्पस ही आने का ये होता है छुट्टी कब होगी या कब दोगे आप, ठीक है। तो ऐसे केस में तो पता चल ही जाता है, अब इतना भी करोगे तो पता चल जाएगा, और या महीने भर में 1-2 बार गायब होते तो पता भी नहीं चलता, ठीक। लेकिन डिपार्टमेंट होगा सबका अलग, तो क्या मिलेगा, प्रॉपर डिसएडवांटेज, लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल। परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ परचेज पे ही ध्यान देगा। अकाउंट का टीचर को मतलब है बच्चा अकाउंट में अच्छे नंबर लाए, बाकी भाड़ में जाए, पढ़े तो पढ़े, फिजिकल एजुकेशन में फेल हो, इंग्लिश में फेल हो, मुझे क्या मतलब आया। मैं पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स में अच्छे लाए, मैं पढ़ा रहा हूँ बिजनेस में अच्छे लाए, बाकियों से मतलब ही नहीं है। पढ़ो तो पढ़ो, मत पढ़ो, बिजनेस में अच्छे नंबर लेकर आ जाना बस, ठीक है। मेरा नाम हो जाए, एक फोटो आ जाए, मेरा स्माइल करता, तो बच्चों ऐसे नोटंकी, ठीक है। खुद के ऊपर फोकस। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चा क्या करे, टॉप करे। अब सारे देखने बैठेंगे, भले देख ही रखा हो पहले, फिर भी देखेंगे, एक बार देखो से दिल्ली सड़कों में, देख कैसी लड़की है। आओ बच्चे मेरी बात सुनो, सुना तुमने मैंने क्या बोला। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, बच्चा टॉप करे, ठीक है। ऐसे नहीं बच्चा सिर्फ बिजनेस में अच्छे नंबर लाए, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नहीं है बच्चों, ये इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है बच्चों को बिजनेस में नंबर दिलाने बस, अकाउंट से मतलब ही नहीं है कुछ भी हो जाए, नहीं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यह है बच्चा टॉप करे, ठीक है। अपने यहाँ से नंबर जाए सबसे, अपने यहाँ से आए ऑल इंडिया रैंक, ठीक है।
ऑल इंडिया रैंक होती है एयर। अ फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव देन द ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय फंक्शनल हेड। ठीक है, ओवरऑल पे कम फोकस डालते हैं, खुद के ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा डालते हैं। प्रॉब्लम इन, बढ़ जाओ आगे। ठीक है, आपस में होता है, ठीक है, लेकिन दूसरे के साथ दिक्कत आती है। इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिपार्टमेंट में आपस में लोग लड़ रहे हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे से लड़ रहा है। आपस में या दूसरे से? आपस में, और डिपार्टमेंट के अंदर अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ऐसा? अच्छा, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मतलब एक स्कूल का दूसरे के साथ या खुद का आपस में ही? इंटर स्कूल क्या होता है? एक स्कूल का, इंटर कास्ट मैरिज, एक कास्ट की, हाँ, कास्ट में, स्कूल में, दूसरे के साथ, है ना? इंटर डिपार्टमेंटल आया तो डिपार्टमेंट आपस में लड़ पड़े अपने आप से। बेटा इंटर डिपार्टमेंट मतलब होता है एक डिपार्टमेंट का कॉन्फ्लिक्ट होना दूसरे के साथ। सेल डिपार्टमेंट ने कहा ऐसा प्रोडक्ट मत बनाओ, डिमांड इसकी थोड़ी कम रहती है, हमने मार्केट का सर्वे किया है, स्टडी की है, ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, इस डिज़ाइन के ज़्यादा बनाओ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बोला तू आया बड़ा हमें समझाने के लिए, अपना काम कर, चल निकल यहाँ से, मुझे समझाएगा, ऐसा? उससे बोलेगा कि हाँ बताओ क्या बनाना है, ठीक है, अपना फोकस क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के सेल ज़्यादा हो, ग्रोथ हो, तो अपन उसकी बात सुनेंगे। ऐसा नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बहुत सी बार, तू आया बड़ा मुझे बताएगा, ठीक है। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट आर नॉट कंपेटिबल। जब दो डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट आपस में कंपेटिबल ना हो, प्रोडक्शन को लग रहा हो यार ये बहुत काम बना रहा है मेरा ऐसा प्रोडक्ट बनाने का बोलकर, तो फिर क्या होगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। कॉन्फ्लिक्ट समझते हो ना, मन मुटाव, ठीक है, मन खट्टा हो जाना किसी को लेकर। फॉर एग्जाम्पल सेल डिपार्टमेंट इंसिस्टिंग, हाँ देखो सेल डिपार्टमेंट ने कहा, इंसिस्ट किया ऑन अ फैंसी एंड अट्रैक्टिव डिजाइन, दिख रहा हूँ क्या मैं? पक्का? अब दिखा, आओ बच्चों। इंसिस्टिंग ऑन अ फैंसी एंड अट्रैक्टिव डिजाइन विच में कॉज प्रोडक्शन डिफिकल्टी। प्रोडक्शन वालों को बहुत मुश्किल पड़ रही है, ये फैंसी डिजाइन बनाने का बोल रहा है, कैसे बनाया, बहुत मुश्किल होती है डिजाइन बनाने में, ठीक है, तो क्या जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ये एक डिसएडवांटेज है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, बच्चों अगर तुम खुद ही सेल करो, खुद ही डिमांड लेकर आओ, तो तुम उसके हिसाब से ही प्रिपेयर करोगे, ठीक है। आई बात समझ? इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या मतलब? इनफ्लेक्सिबिलिटी का फ्लेक्सिबल नहीं है ना, रिजिड है, रिजिड। इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विथ सेम स्किल एंड नॉलेज, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पीपल विथ सेम स्किल एंड नॉलेज बेस, सेम स्किल वाले बंदे, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ठीक है, मे डेवलप अ नैरो पर्सपेक्टिव, छोटी सोच रखते हैं एक दूसरे के लिए, एंड दस हैव डिफिकल्टी इन एप्रिशिएटिंग एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू। किसी ने अच्छा काम कर दिया, हो मैं ये कर लूँ, मुझे भी पता था, सर ये देखो इसने बहुत अच्छे तरीके से बताया इसको, क्या बड़ी बात है, देख इसमें अभी कमी निकालेगा वो अंदर बैठ करके, हाँ ऐसे बता रहा है, गलत है, ऐसा तो बताना ही नहीं चाहिए। इतना सिंपल बता दोगे तो तुम्हारा दिमाग सिंपल तरीके से काम करना शुरू कर देगा। मेरी तरह बताओ, मैं थोड़ा टिपिकल करके बताता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम टफ चीज़ सीखो, और उनको भी लगा अच्छा हाँ यार ये तो कुछ बहुत अच्छी बात है, मतलब बेचारा इतना मेहनत करके कोई सिंपल बनाया किसी चीज़ को, ठीक है, अपन ने अप्रिशिएट करने की बजाय और उल्टा कर दिया, ये सिंपल सिखा रहा है, गलत है, तुम्हारे दिमाग को वो सिंपल बना रहा है, ऐसी आदत पड़ जाएगी, तुम अपनी आदत बिगाड़ लोगे, इतना खराब बात, तो ऐसे होता है। तो तुम आगे मुझे किसी टीचर की तारीफ करोगे, देखो सर बिजनेस ये देखो कैसे अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है, हमारे को स्कूल में कितना अच्छा तरीका बताया, आप तो उल्टा सीधा पढ़ा देते हो वो सी बात, तो मैं क्या बोलूँगा, बेकार है, सीखूंगा नहीं उससे कि अरे हाँ यार बेटा ये अच्छा पढ़ाया यार, अगली बार मैं भी क्लास में ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं भी इस चीज़ का ध्यान दूँगा, हाँ नहीं ऐसा क्यों पढ़ाया, ठीक है। तो बच्चों सेम स्किल के जो लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए हमेशा नैरो पर्सपेक्टिव रखते हैं, कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये फैक्ट है। एक बार अकाउंट्स के टीचर को मैंने अकाउंट्स में गलती बताई, ठीक है, तो बोला नहीं सर वो ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर क्वेश्चन अलग बात बोल रहा है, इसकी दो बात निकलती है, मैं भी जो बोल रहा हूँ गलत नहीं है, ये बात भी निकलती है। मैं कहाँ से निकल रही है बात, मेरा क्वेश्चन की भी दो बात निकलती है, वहाँ यार क्वेश्चन ही नहीं बोला ये बात तो नहीं। तो ऐसे भी केस होते हैं कभी,
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास अकाउंट्स का, ठीक है, ले जाना कभी डीजे से पूछना तुम लोग एक बार, समझदार होगा तो ज़रूर बता देगा। तो ये होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। शब्बीर सर तो समझदार ही, उनका तो उनका नाम तो लेना ही मत। शब्बीर सर, फिर मुर्तज़ा सर, फिर मैं, आ जाओ बच्चों। सीक्वेंस भी सही है ना? अब कमाने की बात करूं, अब्दुल सर, ठीक है, शब्बीर सर, मुर्तज़ा सर, दोनों इक्वल पे, नीचे। इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद सेम स्किल एंड नॉलेज मे डेवलप अ नैरो पर्सपेक्टिव फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए नैरो पर्सपेक्टिव डेवलप कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। तो बेटा समराइज करते हैं, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि एक ही फंक्शन बार बार परफॉर्म करते हैं। बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपस में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है क्योंकि सब सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ये रीज़न है इसका। एफिशिएंसी बढ़ाता है, खत्म। मिनिमाइज कॉस्ट, डुप्लीकेशन की वजह से, डुप्लीकेशन हटाता है, कॉस्ट को कम करता है। इसमें डुप्लीकेशन वर्ड जरूर लिखाई में आएगा। ईज इन ट्रेनिंग, क्योंकि लिमिटेड रेंज है। प्रॉपर अटेंशन, हर फंक्शन पे प्रॉपर अटेंशन दिया जाता है क्योंकि फंक्शन के हिसाब से होता है। लेस एम्फेसिस, खुद के एम्फेसिस पे, खुद के ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देता है, ओवरऑल पे नहीं देता, ठीक है। प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, दूसरे के डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत आती है क्योंकि फंक्शनली डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डिपार्टमेंट में आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी लिखा था, सेल डिपार्टमेंट ने कोई फैंसी आइटम का बोला तो दूसरे ने, अब आपस में कॉन्फ्लिक्ट आता है जब दोनों के इंटरेस्ट मैच नहीं होते, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट मैच ना होना। इनफ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं होते लोग यहाँ पर, क्यों नहीं होते? क्योंकि सेम स्किल के लोग एक दूसरे के लिए डेवलप कर लेते हैं नैरो पर्सपेक्टिव, तो ये रीज़न है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ केस स्टडी बनती है सुइटेबिलिटी पे, भर भर के केस स्टडी आती है इसके ऊपर। तुमसे जब भी पूछेगा ना फंक्शनल बनाया डिविजनल बनाया, यहाँ पर क्या सही रहेगा, यहाँ पर क्या बनाया, या तो बना चुका होगा तो तुमसे पूछेगा कौन सा बनाया उसने, या उसने नहीं बनाया तो तुमसे पूछेगा कि कौन सा बनाया, डिविजनल या फंक्शनल, केस बता देगा पूरा। तो सुइटेबिलिटी चेक कर लेना बच्चों। क्या है सुइटेबिलिटी? इट इज मोर सुइटेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, हैज डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी एंड ऑपरेशन, रिक्वायर्ड अ हाई डिग्री ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑपरेशंस। देखो एक्टिविटी एंड ऑपरेशंस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब भी किसी काम को हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, किसी भी ऑपरेशन को, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाए? फंक्शनल बनाए, ठीक है। यहां पर ऐसे बोला, ये देखो सुइटेबिलिटी, सुइटेबल फॉर दोज बाय लार्ज वैरायटी, यहां पर आता है लार्ज वैरायटी बच्चों, ठीक है। वहां पर किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को बहुत अच्छे से करना हो, अच्छे से परफॉर्म करना हो, हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन चाहिए हो तुम्हें, तो ये फंक्शनल। और अगर लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हो, ठीक है, और हर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए तुम्हें, तो फिर ये फॉलो करते हैं। When an organization grow and need to add more employees, create more department, introduce new level of management, it will decide to adopt division। बकवास बात है ये, तो अभी अपन ने पढ़ा फंक्शनल, ठीक है। बस आज अपन ने फंक्शनल पढ़ा, कल अपन डिविजनल पढ़ के याद करेंगे कल के लेक्चर में कि फंक्शनल और डिविजनल के पॉइंट कैसे याद रखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हो।